गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर 12th क्लास में फिजिक्स में गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र या धारा का चुंबकीय प्रभाव इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चुंबक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, और तब गतिमान आवेश का चुंबकीय क्षेत्र इस टॉपिक पर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले चुंबक के बारे में देखते हैं। चुंबक क्या चीज़ है? मैग्नीशिया नामक एक स्थान है मध्य एशिया में। तो मैग्नीशिया नामक स्थान पर कुछ ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जिनमें कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल जैसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है। तो वे पत्थर जो कि मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए गए, उन पत्थरों को जब उनके बारे में अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि वे पत्थर लोहे के ऑक्साइड थे। और कौन से ऑक्साइड? Fe3O4। Fe3O4 ये वाला ऑक्साइड था। आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं इसको। वैसे इसका नाम है मैग्नेटाइट। इस लोहे के इस ऑक्साइड का नाम मैग्नेटाइट इसीलिए पड़ा क्योंकि यह मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाया जाता था और इसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल या लोह पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण था। अब बाद में इसी मैग्नेटाइट को बाद में चुंबक कहा गया। तो जो चुंबक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनकी चुंबकीय प्रबलता बहुत दुर्बल होती है और जिनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता। तो प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक जो हैं वो प्राकृतिक चुंबक कहलाए। इनका कोई निश्चित आकार नहीं था और इनकी जो चुंबकीय प्रबलता थी वो जो है बहुत कम थी। दूसरे प्रकार के जो चुंबक हैं वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। तो कृत्रिम चुंबकों का जो निर्माण है वो प्रायोगिक कार्यों के लिए किया गया क्योंकि जो प्राकृतिक चुंबक थे उनकी चुंबकीय प्रबलता बहुत कम थी, इसलिए इनका प्रायोगिक उपयोग नहीं है। तो प्रायोगिक उपयोग के लिए जिन चुंबकों का निर्माण किया गया वे चुंबक कृत्रिम चुंबक हैं। कृत्रिम चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट कृत्रिम चुंबक। और ये भी दो प्रकार के हैं कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। तो कृत्रिम चुंबक जो हैं इनको विद्युत धारा के प्रभाव के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है कि जो चुंबक होते हैं, बात हम कृत्रिम चुंबक की करेंगे तो कृत्रिम चुंबक जो हैं ये कई प्रकार के हैं, जैसे दंड चुंबक, बार मैग्नेट कहते हैं इसको। दूसरा नाल चुंबक, घोड़े के पांव पे जो नाल होती है इस आकार की, इस आकार का जो चुंबक होगा वो जो है नाल चुंबक कहलाएगा। और दंड चुंबक जो है इस आकार का होगा, ये दंड चुंबक है, ये नाल चुंबक है। या गोलीय सिरे वाले चुंबक, ये जो हैं कुछ चुंबक हैं, इनमें चुंबक की कुछ विशेषताएं होती हैं कि चुंबक में हमेशा दो ध्रुव होते हैं। एक ध्रुव होता है इसका उत्तरी ध्रुव और एक होता है इसका दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव
एवं दक्षिणी ध्रुव। ये हम पहले से जूनियर क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं इसको कि चुंबक के ध्रुव क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसी चुंबक को अगर हम तोड़ें तो चुंबक को तोड़कर चाहे कितने ही सूक्ष्म कण प्राप्त कर दिए जाएं, हर सूक्ष्म कण में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। चुंबक को अगर आप तोड़ते तोड़ते परमाणु रूप में भी प्राप्त करेंगे तो जो प्रत्येक परमाणु होगा वो भी अपने में एक संपूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और उस परमाणुीय चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों विद्यमान होंगे। अर्थात चुंबक के ध्रुवों को अलग अलग करना असंभव है। दूसरा चुंबक का गुण ये होता है कि मुक्त रूप से लटकाया गया जो चुंबक होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। कि मुक्त रूप से ऊर्ध्वाधर रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और चुंबक चाहे कोई भी हो, हर चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमेशा विद्यमान होंगे, चाहे वो प्राकृतिक चुंबक है चाहे वो कृत्रिम चुंबक है। अगर हम चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से लटका दें, जैसे चुंबक है माना, तो ये माना यहाँ पर इस स्थान पर, ये मैं दिशाओं को दिखा रहा हूँ, ये माना दक्षिण दिशा है, ये माना उत्तर दिशा है, ये माना ये पूर्व दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। तो अगर हम किसी चुंबक को उसके गुरुत्व केंद्र से मुक्त रूप से लटकाएं तो वो चुंबक हमेशा उस स्थान पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरेगा। इस प्रकार से माना एक चुंबक है, ये इस चुंबक का क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और ये इसका साउथ पोल। ठीक है, ये चुंबक है तो ये मुक्त रूप से लटकाया, ये इसका गुरुत्व केंद्र था। यहाँ पर अगर हम इसको मुक्त रूप से धागे से लटका दें, किसी चुंबक को ऐसे लटका दें ये, तो ये क्या होगा, ये जो है इस प्रकार से कहीं भी ठहरेगा। अगर ये ऐसा ठहर रहा है तो मतलब इस तरफ इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल, इस तरफ इसका साउथ पोल। ठीक है, और एक चीज और कि अगर हम इसको मुक्त रूप से लटकाए गए चुंबक को अगर हम थोड़ा विस्थापित कर दें, इसको घुमा दें, ऐसे घुमा के छोड़ दें, तो पुनः ये क्या आएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ही ठहरेगा। तो यानी मुक्त रूप से लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है, इसमें चुंबकीय गुण विद्यमान है पृथ्वी में। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का अगर चुंबकीय भांति व्यवहार करती है तो पृथ्वी में भी क्या होगा, चुंबकीय ध्रुव विद्यमान होंगे, उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा। तो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कैसे प्राप्त करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी चुंबक को पहले मुक्त रूप से लटका देते हैं। तो माना कोई चुंबक हमने उसके गुरुत्व केंद्र से मुक्त रूप से लटका दिया, सपोज इस प्रकार से चुंबक आ गया, माना इस स्थान पर चुंबक लटकाया और ये चुंबक इस तरह इस दिशा में आ गया। इसका अर्थ है कि ये इसकी क्या होगी, ये इस चुंबक का नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर हो गया। तो जो प्राकृतिक चुंबक, जो स्वतंत्र रूप से लटकाया गया चुंबक होगा, वो क्या होगा, वो भौगोलिक उत्तर दक्षिण दिशा को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा से थोड़ा विस्थापित होते हुए लटक जाता है ऐसे। ठीक है, इस दिशा में ये उत्तर दक्षिण दिशा वाली रेखा है, भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण दिशा वाली रेखा है, तो इससे थोड़ा विस्थापित होते हुए ऐसे ये चुंबक इस प्रकार से ठहर जाएगा, इस दिशा में ठहर जाएगा। तो ये क्या होगा, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तर की ओर चुंबक का जो ध्रुव होगा ये उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिण की ओर चुंबक का जो ध्रुव होगा वो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल होगा। अब पृथ्वी अपने में एक चुंबक है, तो पृथ्वी में भी क्या होगा, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होगा। तो जो पृथ्वी का चुंबकीय उत्तर चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होगा उसको हम कैसे देखेंगे कि यहाँ देखिए इस स्थान पर, यहाँ पर चुंबक का उत्तरी ध्रुव आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इस स्थान पर पृथ्वी का क्या होगा, इस स्थान पर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होगा, ये वाला स्थान, ये क्या होगा, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव, SM
यानी मैग्नेटिक साउथ पोल, ये किसका होगा? पृथ्वी का। और इस स्थान पे क्या होगा? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इस स्थान पे। क्यों? क्योंकि यदि हम दो चुंबकों को एक दूसरे के नजदीक लाएं तो हम ये देखते हैं इसमें कि उसके विपरीत ध्रुवों के मध्य हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल होता है, और समान ध्रुवों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है। कि विपरीत ध्रुवों के मध्य चुंबकीय आकर्षण बल लगता है और विपरीत समान ध्रुवों के मध्य चुंबकीय प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इस तरफ जो चुंबक हमने लटकाया माना दंड चुंबक है, दंड चुंबक का इस तरफ क्या है? उत्तरी ध्रुव है। तो निश्चित ही पृथ्वी का इस तरफ क्या रहा होगा? दक्षिणी ध्रुव रहा होगा। इसलिए इन दोनों के मध्य क्या हुआ होगा? आकर्षण बल लगा होगा। यानी इस तरफ जब पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव रहा होगा तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव ने वो दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को अपनी ओर आकर्षित कर दिया, इसलिए दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव इस दिशा में आया। इस तरफ क्या रहा होगा? इस तरफ पृथ्वी का नॉर्थ पोल रहा होगा। ठीक है, इस तरफ पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस तरफ पृथ्वी के चुंबक का नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव रहा होगा। तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल ने उस दंड चुंबक के साउथ पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, इसलिए इस तरफ उस दंड चुंबक का क्या आ गया? साउथ पोल आ गया। तो इसमें कारण क्या है? क्योंकि विपरीत ध्रुवों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो हमने इससे पता लगा लिया कि जिस तरफ लटकाए गए चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होगा, जैसे इस तरफ, तो उसी तरफ पृथ्वी का क्या होगा? उत्तरी ध्रुव होगा। और जिस तरफ लटकाए गए चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, उस तरफ पृथ्वी का क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव होगा। और सबसे पहले जो है पीटर पेरेग्रिनस, पीटर पेरेग्रिनस, तो पीटर पेरेग्रिनस और डॉक्टर गिलबर्ट, पीटर पेरेग्रिनस ने 14वीं शताब्दी में और इन्होंने 16वीं शताब्दी में जो है चुंबक और उसके चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन किया। इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में महान भौतिकविद जो थेल्स थे, उन्होंने जो है 16वीं शताब्दी में थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। तो 16वीं शताब्दी में इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की? थेल्स ने। ये महान गणितज्ञ भी थे। और डॉक्टर गिलबर्ट और पीटर पेरेग्रिनस, इन्होंने जो है चुंबक और चुंबक के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया। परंतु 16वीं शताब्दी के बाद भी बहुत कई सालों तक जो है, 16वीं शताब्दी के बाद भी कई सालों तक जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को जो है फिजिक्स की दो अलग अलग ब्रांचों के रूप में जाना गया। और ये माना गया कि चुंबकत्व और इलेक्ट्रिसिटी के बीच कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे ये माना गया। यहाँ पर एक शब्द आया चुंबकत्व। तो चुंबकत्व किसे कहते हैं? कि चुंबक के चुंबकीय गुणों का अध्ययन फिजिक्स की जिस शाखा में किया जाता है, उस शाखा को हम चुंबकत्व या मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि थेल्स ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, पीटर पेरेग्रिनस और डॉक्टर गिलबर्ट ने मैग्नेटिज्म का अध्ययन किया। परंतु सन 1820 तक जो है मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, ये जो हैं दो अलग अलग ब्रांचों के रूप में फिजिक्स में इनका अध्ययन हुआ। ये माना गया कि इनके बीच कोई भी आपस में संबंध नहीं है। बाद में सन 1820 में वैज्ञानिक हुए हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने सबसे पहले ये अध्ययन किया और इस बात का पता लगाया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी हम चुंबकीय गुणों को या चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन
ओरेस्टेड। तो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने सन 1820 में एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध किया कि जो धारावाही चालक होते हैं वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा वो स्वयं में क्या होगा, एक चुंबक होगा। यानी धारावाही चालक क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि धारावाही चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखिए इनका जो प्रयोग है ओरेस्टेड का, तो ओरेस्टेड के प्रयोग से अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये वर्ड काफी बार आ गया यहाँ पे। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? हमने यहाँ पर देखा कि जो कृत्रिम चुंबक हैं वो कौन कौन थे, जैसे दंड चुंबक है, नाल चुंबक है, गोलीय सिरे वाले चुंबक हैं, अन्य प्रकार के चुंबक हैं, इसमें विद्युत चुंबक हैं। और इसी प्रकार से एक चुंबक होता है चुंबकीय सुई या दिक्सूची या कंपास सुई। तो यहाँ दिक्सूची मैग्नेटिक निडल, कंपास सुई, तो दिक्सूची भी इसको कहते हैं। तो दिक्सूची का मतलब ऐसी सुई जिसके द्वारा दिशाओं का ज्ञान होता है, उस सुई को हम दिक्सूची कहते हैं या चुंबकीय सुई भी कहते हैं। चुंबकीय सुई दिक्सूची या कंपास निडल। तो ये जो दिक्सूची है या कंपास निडल है, इसमें क्या होता है, एक छोटी गोल डब्बी होती है जिसके ऊपर सिरा जिसका क्या होता है, पारदर्शी होता है। उस डिब्बी के अंदर जो है एक सुई होती है और ये सुई हमेशा जो है उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो अर्थात ये अपने में क्या है, एक चुंबक है। तो दिक्सूची या चुंबकीय सुई एक प्रकार का चुंबक है और इसके द्वारा हम या जो सैनिक या होते हैं या जासूस होते हैं वो क्या करते हैं, वो दिशाओं का उनको ज्ञान होता है। अगर वो जंगल में भटक गए तो जंगल में उत्तर दक्षिण दिशा या पूर्व पश्चिम दिशा को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दिशाओं के ज्ञान के लिए इस सुई का उपयोग किया जाता है। ये अपने में क्या है, ये अपने में एक चुंबक है। तो जब ये चुंबकीय सुई या दिक्सूची के नजदीक हम किसी दंड चुंबक को लाते हैं, जैसे दंड चुंबक है, तो ये दंड चुंबक है, तो इसका भी क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा ये, और ये क्या होगा इसका, ये इसका साउथ पोल है माना। ऐसे ये दिक्सूची भी क्या है, ये भी एक चुंबक है, इसका भी क्या होगा, अपने में नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो क्या हुआ होगा, ये यहाँ पे जैसे नॉर्थ पोल है तो इस तरफ इस दिक्सूची का क्या आ गया होगा, साउथ पोल, इस तरफ क्या आ गया होगा इसका नॉर्थ पोल, क्योंकि इस नॉर्थ पोल ने इस दिक्सूची के अपोजिट पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा, क्योंकि अपोजिट पोल के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स रखता है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि जब कोई दिक्सूची किसी चुंबक के नजदीक रखी जाती है तो उसमें क्या होता है, उस चुंबक के कारण दिक्सूची की सुई पर एक बलाघूर्ण लगता है, जिसके कारण वो दिक्सूची स्वतंत्र अवस्था से कुछ विक्षेपित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि माना यहां पर पहले कोई चुंबक नहीं था और ये दिक्सूची सपोज ये इस प्रकार से इस दिशा में ठहर गई, तो इसका अर्थ है इस तरफ क्या है, माना इसका नॉर्थ पोल, इस तरफ क्या है इसका साउथ पोल। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके नजदीक एक हम दंड चुंबक ले गए, इस दंड चुंबक का ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है इसका साउथ पोल है। तो ये दंड चुंबक का नॉर्थ पोल इस दिक्सूची के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा और इस साउथ पोल को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दंड चुंबक के जो ध्रुव हैं ये इस चुंबकीय सुई के ध्रुवों पर क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। यानी एक चुंबक दूसरे चुंबक पर चुंबकीय आघूर्ण लगाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, नॉर्थ पोल को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे क्या हो जाएगा, ये जो चुंबकीय सुई है ये थोड़ा
पहले वाली स्थिति से थोड़ा विक्षेपित हो जाएगी और नई स्थिति इसकी ये आ जाएगी, ये हो जाएगी। तो यानी अब इस तरफ ये क्या आ जाएगा, साउथ पोल, और ये क्या हो जाएगा इस समय, नॉर्थ पोल। ठीक है, जबकि पहले वाली स्थिति में क्या था, पहले वाली स्थिति में ये था नॉर्थ पोल और ये क्या था, साउथ पोल। तो ये वाला साउथ पोल इधर चले गया और ये वाला नॉर्थ पोल इधर चले गया, यानी इस दिशा में जो चुंबकीय सुई है वो इस दिशा में घूम गई। तो हुआ क्या यहाँ पे कि दंड चुंबक के द्वारा या किसी चुंबक के द्वारा चुंबकीय सुई पर क्या लगता है, एक बलाघूर्ण लगता है, जिससे कि चुंबकीय सुई पहले वाली दिशा से कुछ विक्षेपित हो जाती है, वो अन्य दिशा में आकर ठहर जाती है। ठीक है, अब वो पहले वाले उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरेगी। और अगर हम इसको फिर यहाँ से किसी अन्य स्थान पर रखें, चुंबकीय सुई को यहाँ पर अन्य स्थान पर रखें, तो ये फिर किसी अन्य दिशा में आके ठहरेगी, क्योंकि ये जो दंड चुंबक है ये चुंबकीय सुई पे लगातार क्या लगाता है, बलाघूर्ण लगाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई जो है ये लगातार अलग अलग दिशाओं में ठहरती रहती है। आइए अब चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, हमने ये अनुभव किया होगा कि जैसे कोई चुंबक है, इस चुंबक के नजदीक अगर हम लोहे के कील रख दें तो चुंबक क्या करता है, लोहे, कोबाल्ट या निकल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे लोहा है तो ये चुंबक इसको माना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे से हम लोहे को इससे दूर ले जाएंगे तो चुंबक का इस पे लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, घटता जाएगा, और एक निश्चित स्थान पर जाकर इस लोहे पे इस चुंबक का कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा होगा। यानी प्रत्येक चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में उस चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। तो उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें कि उस चुंबक के चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता, का अनुभव किया जा सकता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा मैं बलाघूर्ण के रूप में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये माना एक दंड चुंबक है, तो इस दंड चुंबक के नजदीक मैंने ये चुंबकीय सुई रखी है। तो जब यहाँ पर जैसे चुंबकीय सुई है, ये यहाँ पर थी, ये इसका नॉर्थ पोल था और ये क्या था, इसका साउथ पोल है माना। ठीक है, इसके नजदीक अभी कोई दंड चुंबक नहीं था। अचानक हमने जैसे दंड चुंबक यहाँ पर रख दिया तो ये क्या होगा, ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर, और इस साउथ पोल को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इससे ये जो चुंबकीय सुई है ये इस दंड चुंबक की उपस्थिति में क्या लगेगा, इस चुंबकीय सुई पे एक बलाघूर्ण लगेगा, जिसके कारण ये सुई अब नई दिशा में आके ठहर जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इस एन के नजदीक इस चुंबकीय सुई का एस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई का एन हो जाएगा, एन फॉर नॉर्थ पोल, एस फॉर साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इस दंड चुंबक के नजदीक यहाँ पर जैसे ये चुंबकीय सुई रखी है, तो हम देख रहे हैं जैसे चुंबकीय सुई यहाँ पर है, तो ये चुंबकीय सुई इस दंड चुंबक के प्रभाव के कारण क्या होगा, इस सुई पर एक बलाघूर्ण लगा होगा और एक निश्चित दिशा में आकर ठहर गई होगी। ठीक है, फिर इस चुंबकीय सुई को उठाकर हमने यहाँ पर रखा और ये देखा कि अब ये चुंबकीय सुई जब यहाँ पर रखी गई तो यहाँ पर ये इस दिशा में नहीं ठहरी बल्कि किसी अन्य दिशा में, इस दिशा में आके ठहर गई। ठीक है, तो अब दिशा में आके ठहर गई तो यहाँ पर इस चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन होगा, इस एन के नजदीक जो होगा वो होगा साउथ पोल, और इस एन से दूर जो होगा वो सिरा क्या होगा, नॉर्थ पोल। तो यदि हम किसी चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय सुई को अलग अलग बिंदुओं पर रखें तो हम ये देखते हैं कि चुंबकीय सुई जो होती है वो अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग दिशाओं में ठहरती है। ठीक है, तो ये जो दिशाएं हैं अलग अलग बिंदुओं पर, जो चुंबकीय सुई की जो अलग अलग दिशाएं हैं, ये दिशाएं क्या प्रकट करती हैं, ये दिशाएं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती हैं। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि जब किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय सुई को ले आते हैं तो चुंबक उस चुंबकीय सुई पर एक बलाघूर्ण लगाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई अलग अलग बिंदुओं पर एक अलग अलग दिशाओं में ठहरने लगती है, और चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई या कंपास सुई बलाघूर्ण का अनुभव करती है, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी जितने दायरे तक, जितने क्षेत्र तक एक चुंबकीय सुई इस चुंबक के द्वारा लगने वाले बलाघूर्ण या चुंबकीय बलों का अनुभव करेगी, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें स्थित कोई चुंबकीय सुई बलाघूर्ण का अनुभव करती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से बाहर अगर हम चुंबकीय सुई को रख दें तो तब उस चुंबकीय सुई पर ये चुंबक क्या नहीं करेगा? किसी प्रकार का बलाघूर्ण आरोपित नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर इसकी सुई क्या होगी? वो अविक्षेपित रहेगी, वो लगातार एक ही दिशा में बनी रहेगी। यहाँ पर एक दूसरी हेडिंग है यहाँ पे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को सामान्यतः एक ही माना जाता है इसमें। तो ये अपने में क्या है? सदिश राशि है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर होती है। ठीक है, और कैसे निकालेंगे इसकी दिशा? तो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं पर यदि हम क्या रख दें? चुंबकीय सुई को रख दें, तो चुंबकीय सुई जिस दिशा में आकर ठहरती है, तो चुंबक के चारों ओर किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरेगी, वो दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करता है। जैसे यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट करनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? चुंबकीय सुई को रख देंगे और ये देखेंगे चुंबकीय सुई का जो सुई है वो किस दिशा में आके ठहर रही है। तो ये सुई माना इस दिशा में आके ठहर रही है, तो ये दिशा क्या होगी? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। क्योंकि ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर हम एक तीर का चिन्ह लगा देंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है और इसकी दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं कि किसी बिंदु पर चुंबकीय सुई जिस दिशा में आकर ठहरती है वो दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब आइए चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं इसको, चुंबकीय बल रेखाएं भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस क्या है? यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इस दंड चुंबक के चारों तरफ, इस तरफ या इस तरफ, हम विभिन्न बिंदुओं पर इसको चुंबकीय सुई को रख रहे हैं, तो चुंबकीय सुई जो है अलग अलग स्थानों पर एक निश्चित दिशा में आके ठहर रही है। तो किसी चुंबक के चारों ओर विभिन्न बिंदुओं पर यदि हम चुंबकीय सुई को रखें तो अलग अलग बिंदुओं पर चुंबकीय सुई एक अलग अलग दिशा में ठहर रही है। तो चुंबकीय सुई अलग अलग बिंदुओं पर जिस दिशा में गमन करती है, उन दिशाओं को मिलाने वाला जो वक्र होता है, उस वक्र को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी कि चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को प्रकट करने वाली रेखाएं होती हैं और ये ऐसे निष्कोण वक्र हैं जिन वक्रों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट किया जाता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनके द्वारा किसी चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट किया जाता है। और इनको कैसे खींचा जाता है चुंबकीय बल रेखाओं को कि किसी चुंबक के चारों ओर जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र में हम क्या रखते हैं? विभिन्न बिंदुओं पर चुंबकीय सुई को रखते हैं और देखते हैं चुंबकीय सुई किस दिशा में ठहरी। जैसे इस दिशा में ठहरी तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर बिंदु लगा देंगे ऐसे, और यहाँ पर ये बिंदु लगा देंगे। फिर चुंबकीय सुई को उठा के यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। फिर देखेंगे चुंबकीय सुई किस स्थान पर ठहरी, जैसे इस स्थान पर, तो इन बिंदुओं को नोट कर लेंगे। फिर चुंबक को, ये सुई को उठा के यहाँ पर रख दिया। फिर देखा चुंबकीय सुई किस स्थान पर ठहरी, उन बिंदुओं को नोट कर लिया। और इन बिंदुओं को यदि हम मिलाएं तो मिलाने पर जो ये वक्र प्राप्त होते हैं, इन्हीं वक्रों को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो चुंबकीय बल किसी चुंबक के चारों ओर खींचे गए ऐसे काल्पनिक निष्कोण वक्र चुंबकीय बल रेखाएं कहलाते हैं।
जिनके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट किया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे प्रकट होगी कि जो ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जैसे चुंबकीय बल रेखा इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे इस बिंदु पे यदि हम स्पर्श रेखा खींच दें, ऐसे ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा इस बिंदु पर इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। अगर हम ये देखना चाह रहे हैं हम कि इस चुंबक का इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है। तो इस चुंबक का इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चुंबक के चुंबकीय बल रेखा को खींचेंगे और ये देखेंगे चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर ऐसे आ रही है, तो इस बिंदु पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये स्पर्श रेखा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेगी। और कहाँ से कहाँ होगी इसकी दिशा, तो चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आ रही है। जैसे उत्तरी ध्रुव से शुरू हुआ और ये कहाँ गया, दक्षिणी ध्रुव पर, और यहाँ पर खत्म नहीं होगा, इसके बाद चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से ये उत्तरी ध्रुव की ओर आएगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आती हैं और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक क्या बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, जबकि वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाओं में क्या था कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या थी, वो धनावेश से ऋणावेश की ओर जाकर खत्म हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से शुरू होती हैं, ऋणावेश पे जाके खत्म हो जाती हैं, वो इसके ऋण से फिर धन की ओर नहीं आएंगी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र दिशा को कैसे खींचेंगे कि चुंबकीय बल रेखा के इस बिंदु पर हमने स्पर्श रेखा खींची और इस स्पर्श रेखा पर तीर का चिन्ह क्या आएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर। देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे आ रहा है, तो ये ऐसा करेंगे। तो ये जो दिशा है ये इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट कर रही है। इसको हम कैपिटल बी से प्रकट करते हैं। और यहाँ पर इन चुंबकीय बल रेखाओं पर ये तीर के चिन्ह इसलिए लगा रखे हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही हैं चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर आ रही हैं। अमूमन जो है चुंबक के अंदर बल रेखाओं को नहीं दिखाया गया होगा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं नहीं चलती हैं। चुंबक के अंदर भी चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं, क्योंकि चुंबक के अंदर भी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है। इसका दूसरा गुण है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, जिसका अर्थ है कि ध्रुवों के नज़दीक चुंबकीय प्रबलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, जबकि ध्रुवों से दूर इसके मध्य भाग की ओर इधर की ओर जो है चुंबकीय बल रेखाओं के बीच का जो अंतराल है वो अधिक है। इसका अर्थ है कि ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय प्रबलता क्या होती है, लगातार घटती आती है। तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होंगी वहाँ पर चुंबकीय प्रबलता बहुत अधिक होगी। ठीक है, और ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हैं। तीसरा गुण इसका है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जबकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा होगी। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, इसका मीनिंग देखिए यहाँ पे। जैसे मानो एक चुंबकीय बल रेखा आ गई, ठीक है, हमने इस मार्ग पे जब ये चुंबकीय सुई को यहाँ रखा होगा या यहाँ जो चुंबकीय सुई है ये इस मार्ग पे चली, तो ये चुंबकीय सुई के जो चलने का मार्ग है इनको मिलाया गया तो चुंबकीय बल रेखाएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये भी एक चुंबकीय बल रेखा है। हम ये मान रहे हैं
कि माना दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अगर हम नहीं मान ले, भले गलत मान रहे हो, जैसे एक बल रेखा ये आई और एक बल रेखा ये आ गई ऐसा, तो यहां पर क्या होगा, पहले हम इस कटान बिंदु पे, जैसे ए मान दिया इस कटान बिंदु को मैंने, इस कटान बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, यहां पर पहली स्पर्श रेखा इस वाली चुंबकीय बल रेखा को देखते हुए खींची जाएगी, ये वाली, ये तो ये वाली जो स्पर्श रेखा है ये बता रही है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है। जबकि इसी बिंदु पर एक अन्य स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, वो इस वाली चुंबकीय बल रेखा को देखते हुए खींचेंगे, ठीक है। ये वाली चुंबकीय बल रेखा, ये माना ये उत्तरी ध्रुव से आई और ये दक्षिणी ध्रुव की ओर चलेगी, ठीक है। तो अगर ये दो चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर काट रही हैं, तो इस कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इस वाली चुंबकीय बल रेखा के लिए होगा, तो यहाँ पर खींचिए इसको, ये तो हम देख रहे हैं एक ही कटान बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखाएं आ रही हैं और चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तो हम देख रहे हैं इसी बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में आ रहा है, जो कि असंभव है, क्योंकि एक चुंबक का किसी एक बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। किसी सिंगल चुंबक के कारण, किसी एक चुंबक के कारण किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होती है, दो दो या तीन तीन दिशाएं नहीं होती हैं। तो किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्योंकि एक ही होगी, अतः इस बिंदु पर दो चुंबकीय बल रेखाएं नहीं काटेंगी, क्योंकि ऐसा होने पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं व्यक्त हो रही हैं, जो कि असंभव है। तो इसका अर्थ है कि दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इसका एक गुण और है चुंबकीय बल रेखाओं का, कि यदि किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं समदूरस्थ और समांतर हैं, जैसे मैं यहां पर इस स्थान पर ये चुंबकीय बल रेखा खींच दी माना मैंने, ये जो चुंबकीय बल रेखा है ये समांतर और क्या है, समदूरस्थ है। तो किसी स्थान पर यदि चुंबकीय बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ हैं, तो उसका अर्थ है कि उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। ऐसे स्थान पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जिस स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं, समान दूरी तक हैं, इनकी लंबाई समान है, तो ऐसे स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जैसे कि पृथ्वी अपने में एक चुंबक है, तो पृथ्वी का भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि प्रत्येक चुंबक का अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। अर्थात प्रत्येक चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसी क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये सदिश राशि है, तो पृथ्वी भी चुंबक है, तो पृथ्वी का भी अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो किसी छोटे स्थान पर जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्योंकि उस छोटे स्थान पर अगर हम पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं खींचें तो वो समदूरस्थ और समांतर आती हैं, जिसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है। पर यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, समांतर न हो या समदूरस्थ न हो, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये आ गया, जैसे ये है, ये यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो हैं पर समदूरस्थ नहीं है, लंबाई इनकी अलग अलग हो गई है। तो अब यहाँ पर ये असमान चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र। और जो प्रायोगिक कार्य के लिए जो चुंबक बनाए जाते हैं उनके जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो असमान चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो इसमें असमान चुंबकीय क्षेत्र एक तो ये वाला हो गया, और ऐसा भी हो सकता है जैसे ये वाला। तो ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये समांतर नहीं है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये एक समान नहीं है बल्कि ये असमान है।
और गुण इसका एक और चुंबकीय बल रेखाओं का एक गुण कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तो यहाँ पर हमने चुंबकीय बल रेखा पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिनके द्वारा चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रकट की जाती है। और ये जो हैं चुंबकीय सुई के द्वारा खींची जाती हैं। इसके गुण क्या हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर आती हैं। इसका अर्थ है कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं जबकि वैद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं। यही जो है वैद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर है। और दूसरा कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। तीसरा कि दो या दो से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और इसमें बाद में हम पढ़ेंगे कि जो धारावाही चालक हैं या जो गतिमान आवेश हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। और इस बात का सबसे पहले जो पता चला वो ओरस्टेड के प्रयोग से चला। तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।